चलो हम लोग भाई फिर से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया हमने, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी न किसी एरिया के लिए निकाला जाता है। जैसे अगर ये एरिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं, डीएस वेक्टर ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट डी एस, दैट इज ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो केस बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म भी मिल सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी। इफ ई इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको यूनिफॉर्म मिला तो ई को आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर। डीएस इज ए स्मॉल एरिया, तो इसका इंटीग्रेशन टोटल एरिया दे देगा, तो ये हो जाएगा ई डॉट एस वेक्टर, मतलब ई इंटू और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन ये सिर्फ तभी यूज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर ये इंटीग्रेशन वाला केस चलता है। तो फिर से बता दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको। ठीक है, अब आखिर इसको निकालने से मिलता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो समझाते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से क्या मिलता है। तो फिजिकल मीनिंग इसका ये होता है कि जब भी किसी एरिया का फ्लक्स निकालते हैं तो आप बेसिकली ये पता कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है। तो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया in a direction, passing through an area काफी है। It represents number of electric lines of force passing through an area, कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रहे हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको लिखना हुआ तो ई डॉट एस को क्या लिखेंगे, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक एरिया है, सर्कुलर एरिया है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है। तो कहा जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस, तो ई इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर भी हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर, और ई भी ऊपर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इंटू जो भी यहाँ का एरिया होगा, अगर एरिया सर्कुलर है तो हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स आए। ये कब की बात है, जब हमने ऐसा एरिया लिया था। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, ऊपर की तरफ हमने लिया ऐसे, और अब जो आपका एरिया वेक्टर है वो ऐसे नहीं है, हल्का टेढ़ा है। अब टेढ़ा एरिया वेक्टर मान लीजिए कि इसको हमने टिल्ट कर दिया, ऐसे कर दिया ऐसे। अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि इस डायरेक्शन में ऊपर वाला ये वाला, और एरिया वेक्टर जो हो गया वो इस तरह से चला गया एरिया के परपेंडिकुलर इधर में। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इस केस में देखो फ्लक्स पहले से कम हो जाएगा, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जबकि पिछले बार ई इंटू एस था, एस की जगह वही पाई आर स्क्वायर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इसको एसी लिख देते हैं, सेम एरिया है। तो फ्लक्स देखो घट गया कि नहीं एरिया टेढ़ा होने से। अब अगर आपका यही एरिया मान लीजिए कि ऐसे हो गया ऐसे, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर आप इधर ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं।
लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ना, ऐसे हो गया। तो सारी लाइंस जो हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर हो गई। इसका मतलब इस एरिया से कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो इस केस में आपका देखो थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 जीरो होता है, तो इस केस में फ्लक्स जीरो हो गया। ये तीनों केस क्या बता रहे हैं कि इस केस में ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इस केस में इस एरिया से ज्यादा लाइन क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है या थाली की तरह का शेप है वो इन एरोज के परपेंडिकुलर है, तो सब इसको चीरते हुए जा रही हैं। लाइंस ऑफ फोर्स जब किसी एरिया को ऐसे क्रॉस करती हैं, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। इस केस में वो एरिया हमने टेढ़ा कर दिया है। अगर एरिया टेढ़ा हो गया तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइंस अब कम गुजरेंगी इसमें से, तो इसका फ्लक्स घट जाएगा। और अगर आपने एरिया पूरे लाइंस के पैरेलल कर दिया, मतलब एरिया वेक्टर जो है आपका वो देखो परपेंडिकुलर हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ऐसे केस में तो आपका फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस नहीं कर रही है, किसको, एरिया को, ठीक है ना। तो ये जितने तीर हैं, जितना ज्यादा तीर क्रॉस करेगा एरिया से उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नोट करो इसको। हाँ, ये कॉपी है, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर मैंने ऐसे रखा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये एरिया को ऐसे क्रॉस करेगा तब माना जाएगा कि फ्लक्स जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस एरिया के ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, तब माना जाएगा फ्लक्स जा रहा है। ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, लेकिन ये एरिया वेक्टर को ऐसे कर दे, तो अब क्या होगा, ये एरिया का अब वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे चला गया। ऐसे केस में क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं करेगा, सब तो इसको ऐसे निकल जाएगा ना, पैरेलल निकल जाएगा। तो इस केस में इस पर्टिकुलर एरिया का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ऊपर, दोनों में 90 डिग्री है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक लाइन ही नहीं क्रॉस कर रहा है तो इसमें फ्लक्स कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि फ्लक्स किसी एरिया का निकाला जाता है। वो एरिया सचमुच का भी हो सकता है, वो काल्पनिक भी एरिया हो सकता है, हवा में इमेजिन कर लिया कि एरिया है। और अगर उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे परपेंडिकुलरली है, क्रॉस कर रही हैं, हर जगह से नीचे से आ रही हैं और चीरते हुए निकल रही हैं, देन दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, समझे। तो फ्लक्स का ये मतलब हुआ। देखो एग्जाम्पल देके और समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कुलर एरिया है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, सर्कल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो ऐसे है, हम दिखाते हैं अच्छे से ड्रॉ करके। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये एक सर्कुलर एरिया है या सर्कल है ऑफ रेडियस आर। बोला जाए कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो पहले देखो इसमें कि ये सारे लाइंस, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो सर्कुलर एरिया है या डिस्क है इसको चीरते हुए जा रहे हैं, यहाँ से इन हो रहा है और इधर से देखो चीर के निकल गया। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको E डॉट एस करना होता है, E डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया E इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा कैसे लेते हैं, तो एरिया वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर, तो जिधर ई है आप उधर ही ले सकते हैं, इसी को एरिया वेक्टर मान लीजिए, ये रेड वाला, ठीक है, सॉरी एरिया वेक्टर को एस लिखते हैं ना, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अब ई और एस के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर जो आपका फ्लक्स हो जाएगा E डॉट एस कॉस जीरो करेंगे,
तो ये हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने इसका फ्लक्स निकाला। इसी में अगर हम कह देते कि चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे ही रहने देते हैं, लेट अस इमेजिन कि दिस एरिया इज नाउ हॉरिजॉन्टल। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सर हैं, एस का मान पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया? सर्किल का क्या होता है एरिया, सर्कल का ओ सर, एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है और आपका एरिया भी ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो सारे लाइन तो इसके पैरेलल होंगे सरफेस के। कोई भी लाइन क्या इसको चीरते हुए जाएगा, क्रॉस तो करेगा नहीं। इस केस में फ्लक्स जीरो हो जाता है। वैसे भी इस केस में देखो, इसका एरिया वेक्टर लोगे तो ऐसे ऊपर आएगा। दिस इज योर एरिया वेक्टर एस। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल वैसे भी दिख रहा है कि 90 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी करोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है। और इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि ये एरिया ऐसे आपने रख दिया है कि इस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस ही नहीं हो रहा है, सब तो इसी के पैरेलल है। या तो ऊपर से निकल जा रहा है, या तो नीचे से, या इसको छूते हुए निकल जा रहा है, टच करके निकल जा रहा है, इसको चीरते हुए नहीं जा रहा है। तो इस एरिया का कोई फ्लक्स इस एरिया से पास नहीं हो रहा है, जबकि इस एरिया से बहुत सारा फ्लक्स पास हो रहा है। नोट करो। अब आइए, डॉट प्रोडक्ट से भी निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, फाइंड फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ सपोज 4 मीटर स्क्वायर लाइंग इन, ये एरिया कहाँ लाई कर रहा है, तो लाइंग इन एक बार ले लिया हमने एक्स वाई प्लेन, और एक बार ले लिया सपोज एक्स जेड प्लेन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। फ्लक्स निकालना है एक एरिया से, एरिया की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर स्क्वायर, तो ई डॉट एस से निकल जाएगा। लेकिन एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे ये सीखना है। तो एरिया किस प्लेन में लाई कर रहा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, फिर उसके बाद चाहिए हमें एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक होता है फिर जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस ऐसे ले लिया। ठीक है, तो जेड बोर्ड के बाहर हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। पहली बार में जो एरिया लिया हमने वो एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो वो एरिया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक्स वाई प्लेन में, रेक्टेंगल टाइप में, तो ऐसा एरिया है। तो अगर एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर कौन हो गया, जेड एक्सिस। तो ये जो फर्स्ट वाला एरिया है, इस एरिया को हम लोग एस वेक्टर में जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड है 4, और डायरेक्शन लिखेंगे के कैप। तो लोग क्यों के कैप, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर आपका जेड हो सकता है, नहीं तो माइनस जेड। तो जब दोनों ऑप्शन गिवन है तो हम प्लस जेड वाला ही लेते हैं जनरली, पॉजिटिव साइड को। तो 4 के कैप लिखेंगे। लेकिन ये जो दूसरा वाला एरिया है, अगर हम दूसरे वाले एरिया को अब ड्रॉ करें, तो देखो दूसरा वाला एरिया किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन तो ये प्लेन हो गया ना, इस प्लेन में है। ये तो टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा ऐसे। ये है, इस तरह का है। तो इसमें अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो एक्स जेड प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस आ रहा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जिसको एस लिखते हैं, वो लिखेंगे हम लोग 4 जे कैप। क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। ठीक है, तो ये एरिया जे कैप है, जबकि ये जो है इसको हम ऐसे डॉट दिखा देते हैं। क्यों डॉट, क्योंकि ये बोर्ड के बाहर आ रहा है ना, जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो ये है 4 के कैप, ये है 4 जे कैप। एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है।
इससे क्या होगा, इससे फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स होता है आपका E डॉट S, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि I वाला I से मल्टीप्लाई होता है, J वाला J से, K वाला K से। तो यहाँ I है, यहाँ K है, यहाँ J है और यहाँ K है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसमें फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। दूसरे वाले में जब निकालेंगे फाई, तो E डॉट एस सेम करना है। तो E तो आपका है 20 I कैप प्लस 10 J कैप, एरिया वेक्टर ये 4 J कैप। तो 20 इंटू 4 मत करना, क्योंकि I डॉट J 0 होता है, J डॉट J 1 होता है, तो 10 इंटू 4 40 हो गया। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वो कहाँ से आया, E का हो गया न्यूटन पर कूलम और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस वाले एरिया से फ्लक्स जा रहा है, बट इस वाले एरिया से कोई फ्लक्स नहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मेनली जब भी फ्लक्स निकालने का आए सवाल, तो एरिया वेक्टर सही सही लिखना होता है। एरिया वेक्टर आई कैप जे कैप जो भी है, या डायग्राम बना के दे दिया जाए, जैसे पिछले केस में तो यहाँ डायग्राम ही बना के दे दिया था, तो यहाँ एरिया वेक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि ये एरिया के परपेंडिकुलर जो होता है उससे हम डायरेक्ट इसी से निकालिए, ई एस कॉस थीटा से। जबकि आई कैप जे कैप में अगर दे दे तो आपको सब कुछ आई कैप जे कैप में ही लिखना है, एरिया को भी आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा, ई को भी आई कैप जे कैप में, फिर उसका सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। नोट करो, गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट में ये जो हम अभी पढ़ रहे थे, फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो सारा जो था वो इसी के लिए पढ़ रहा था, गॉस लॉ। व्हाट इज गॉसेस लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है मैकेनिक्स में, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक सिंपल सा लॉ दिया था। वो लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लो, बंद सरफेस, ठीक है ना, वो स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल या घड़े के शेप का, या किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस है, चारों तरफ से बंद है। तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब होता है कि अंदर में कितना चार्ज इसके पास है, बाहर का चार्ज नहीं लेना है, बाहर में कोई जो चार्ज है वो काउंट नहीं होगा, टोटल चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट से आपको डायरेक्ट इसका फ्लक्स मिल जाता है। मतलब ई डॉट डी एस करने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स पास होता है वो क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। इन का मतलब इनसाइड दी सरफेस, और इस क्लोज्ड सरफेस को जरूरी नहीं कि सचमुच का हो, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। हवा में भी मान सकते हो कि इमेजिन कर लिया कि एक स्फेयर है और स्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो अगर उस स्फेयर के अंदर कुछ चार्ज है तो क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट से निकल जाएगा। अब ये कहोगे कि ये क्यों आया, ये आपको आया फ्लक्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि फ्लक्स निकालने का एक जो दूसरा तरीका है ई डॉट डी एस, ये बहुत टेढ़ा तरीका होता है, इसमें इंटीग्रेशन भी आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म वगैरह केस में। तो उससे बेहतर तरीका है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो सीधे क्यू इनक्लोज बाय इप्सिलॉन नॉट कर लो, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फेयर में करते हैं, क्योंकि गॉस लॉ बोर्ड एग्जाम में अक्सर लिखने के लिए आता है, राइट गॉस लॉ 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed hypothetical surface, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, through a closed hypothetical surface is 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times net charge enclosed in the
surface. 1 by epsilon naught times. According to Gauss law, total electric flux through a closed hypothetical surface called Gaussian surface, इसको Gaussian surface भी कहते हैं यहाँ पे, is 1 by epsilon naught times total charge enclosed. ठीक है, तो 1 by epsilon naught times total charge enclosed होता है। इसमें दिक्कत है, ये सब epsilon naught times net charge का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू, फ्लक्स को ऐसे तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और अगर क्लोज्ड सरफेस है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन पे एक सर्कल का साइन लगा देते हैं। ये साइन ये बताता है कि हम फ्लक्स किसी बंद सरफेस का निकाल रहे हैं, क्लोज सरफेस का, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। इतना लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड में इसका डेफिनेशन आया तो, 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर कुछ चार्जेस रख देते हैं, Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, बाहर में Q3 है, तो इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो Q इनक्लोज्ड हुआ, मतलब Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 माइनस Q2, क्योंकि माइनस Q2 और Q1 यही तो अंदर है, ये बाहर है, बाहर वाले चार्ज को काउंट नहीं करना है। तो ये फ्लक्स जो है पास हो रहा है इससे, अगर आप ई डॉट डी एस से निकालना चाहेंगे तो निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों का मिला के इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा और वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो कोई भी इस तरह से आर्बिट्ररी शेप का दे दिया जाए सरफेस तो उसे डरना नहीं है, बस उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है ना वो देख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया 2 कूलम, यहाँ लिख दिया 4 कूलम, यहाँ लिख दिया 3 कूलम, ठीक है। अब बोला जाए कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कुछ नहीं, 2 + 3 जो अंदर में है डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 5 कूलम अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास हो रहा है। यही सिंपल सर तो यहाँ 5 में Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर प्लस कर दिए, यहाँ प्लस किए हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ माइनस Q2 है ना, इसको प्लस यस Q2 सर। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लो, अगर उसको माइनस Q2 है तो माइनस लिखेंगे, तुम लोग को दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको पहला सवाल है तो इसको हम लोग प्लस ही ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 + Q2 बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो चार्ज का वैल्यू लिखते ना भाई, तो स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, उसमें चार्ज विद साइन लिखेंगे। अगर ये -2 कूलम यहाँ पे रहता तो हमको यहाँ पे -2 लिखना पड़ता है, ऐसे -2 + 3 1 हो जाता, ठीक है ना। तो चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट से आपको फ्लक्स मिल जाता है, नोट करो। देखो, एक हाइपोथेटिकल हमने स्फीयर लिया है हॉलो, और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा है। इस हाइपोथेटिकल स्फीयर का रेडियस है R, ठीक है। विदाउट यूजिंग गॉस लॉ हम लोग पता करना चाहते हैं फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, कहाँ से आ गया, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इस चार्ज के जरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो, उससे समझ में आएगा। इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेगा कि नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसको भी बना सकते हो, ऐसे हुआ, ये जो लाइंस पास कर रही हैं इसी को ना फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसे ऐसे देखो हर जगह से लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब है कि इतनी सारी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये जो स्फीयर है इससे फ्लक्स तो कुछ ना कुछ पास हो ही रहा है, लेकिन वो निकाले कैसे। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हर जगह वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन इधर है। तो हम ऐसे केस में जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है तो पहले हम डी फाई निकालेंगे, स्मॉल एरिया लेंगे। अब इसमें जो स्मॉल एरिया लेंगे वो एकदम छोटा सा पिद्दी सा यहाँ पे एरिया ले लेते हैं, ऊपर में मान लीजिए कहीं पे भी ले लो, ऐसे छोटा सा ऐसे पिद्दी सा एरिया ले लिया, ठीक है ना। दिस पिद्दी सा एरिया इज योर ds,
इसका एरिया वेक्टर फिर क्या होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो पहले हम इसको ई है और ये आपका ds है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे E इंटू ds, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से ब्लू सरफेस का मिला। अब E का वैल्यू कितना है, तो जब सेंटर पे है ये चार्ज, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा चार्ज, KQ बाय r स्क्वायर, और ds को रहने देते हैं वैसे ही, ठीक है। एक बार d फाई हो गया, तो अब फाई निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। d फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो KQ बाय r स्क्वायर इंटू ds हुआ। इसमें KQ बाय r स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैसे है भाई, K भी कांस्टेंट है, Q भी, R रेडियस भी तो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचा, ds का। तो ds इज ए स्मॉल एरिया, उसका इंटीग्रेशन टोटल एरिया दे देगा। तो ये हो गया Q बाई K की जगह हम लिख देते हैं 1/4π होता है ना, पूरा लिख दिया। और ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया देगा। टोटल एरिया जो होता है स्फीयर का 4πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कट रहा है आपका, 4πr² का मतलब 4π कट गया कि नहीं, यहाँ से r² भी कट गया। तो फाइनली क्या बचा, Q अपॉन ε0 बचा, सब चीज कट गया। फाइनली जो फ्लक्स आया वो कितना आया, Q बाई ε0 आया। हमने ये कैसे निकाला है, ये हमने बिना गॉस लॉ यूज किए बेसिक डेरिवेशन से निकाला है, d फाई इक्वल टू E डॉट ds करके इंटीग्रेट करके। इतना मेहनत करके फाइनली आया क्या, वही आया ना जो गॉस कह के मर गया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स Q बाई ε0 होता है। तो एक तरीके से ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है, गॉस लॉ का। लेकिन ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, गॉस लॉ का प्रूफ आपके इसमें नहीं है मॉड्यूल में। हाँ, गॉस लॉ आपको यूज करना जरूर है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो सरफेस पे डायरेक्शन अलग अलग, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब सेम होता है ना तब उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म केस में फ्लक्स निकालने के लिए पहले एक छोटा सा एरिया लेते हैं और E डॉट ds करके उस एरिया का फ्लक्स निकालते हैं। तो वो ds हमने यहाँ ले लिया, कहीं भी ले सकते थे। वो ds ये छोटा सा ब्लू वाला एरिया है। अब जब भी एरिया लेते हैं तो उसको एरिया वेक्टर बनाने के लिए उसके परपेंडिकुलर एक एरो लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E डॉट ds का मतलब हो जाएगा E इंटू ds इंटू cos 0 1 है, इसीलिए लिखा नहीं है। E डॉट ds में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने देखा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आ रहा है, चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय r² होता है। तो हमने लिख दिया KQ बाय r² और ds को छोड़ दिया। अब ये जो फ्लक्स आया इसको इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन का जब साइन लगाया तो हम इसमें से देखें कि कौन कौन सी चीजें इंटीग्रेशन के बाहर आ सकती हैं जो कांस्टेंट है। तो K कांस्टेंट होता है, चार्ज भी आपका कांस्टेंट है, और R जो है वो रेडियस है स्फीयर का, वो भी कांस्टेंट है। ये जैसे ही बाहर आया हमारा काम आसान हो गया, बच गया सिर्फ ds अकेले। और ds का इंटीग्रेशन, जैसे dx सिर्फ रहता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, x। उसी तरह से अगर ds है तो उसका इंटीग्रेशन हो गया s, और s का मतलब है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना होता है 4πr² स्फीयर का, वो हमने लिख दिया 4πr², कट के आ गया Q बाई ε0। तो फ्लक्स इस स्फीयर से Q बाई ε0 पास हो रहा है, ठीक है। तो बाकी का कल की क्लास में होगा, आज की क्लास यहीं तक। ओके सर, थैंक यू सर।